मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंस के पार्ट 4 को पढ़ाऊंगी। तो पार्ट 4 में हमारा क्वेश्चन है रुचि क्या है। तो रुचि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी और उनके पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी। तो रुचियों में 3 प्रकार होते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं। रुचियों में पहला प्रकार होता है हमारा जन्मजात, जो हमारे जन्म से ही हमारे साथ रहता है। ये हमारे जन्म के साथ ही हमारे अंदर रुचियाँ जो भी होती हैं तभी से ही होती हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड हमारा कि अर्जित रुचियाँ। अर्जित रुचियाँ जैसे हमारे गुरुजनों द्वारा, हमारे मित्रों द्वारा, अध्यापकों द्वारा जो भी रुचियाँ हमारे अंदर आती हैं उन्हें अर्जित रुचियाँ कहा जाता है। फिर उसके बाद आया थर्ड हमारा गुणात्मक दृष्टि से रुचियाँ, यानी कुछ हम सीखते हैं और हमारे अंदर कुछ गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी दृष्टि से हमारे अंदर रुचियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद आता है कि रुचियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो हमारे कारक हैं, हमारे टोटल कारक हैं ये सारे हैं, जिसमें से 8 कारक हैं। पहला है हमारा कि बुद्धि है। बुद्धि में तीव्र बुद्धि वाला बालक जो होता है वो पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ता है तथा उसमें अधिक रुचि लेता है। लेकिन जिस बच्चे में बुद्धि कम होती है वह पाठ को या लेसन्स को उतना ध्यान नहीं देता तथा उसको अपने पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये हो गया बुद्धि से जुड़ी बातें। तो अब अब है हमारा नेक्स्ट आयु तथा लिंग। आयु बढ़ती रहती है तथा लिंग में भी काफ़ी बदलाव होते हैं और देखे भी जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं गर्ल्स बॉयज़ में काफ़ी चेंजेस होते हैं तथा वो अपने नेचर्स को भी चेंज करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा शारीरिक विकास। हमारा प्रतिदिन शारीरिक विकास चलता रहता है, जिसके अतिरिक्त हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव भी देखे जाते हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक आर्थिक स्तर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है समाज में जाता है उसके सामाजिक और तथा आर्थिक स्तरों में भी काफ़ी बदलाव देखा जाता है। फिर उसके बाद इच्छाएं एवं आदर्श। इच्छाएं भी होती हैं जिनको वो अपने फ्यूचर से जुड़े उनकी इच्छाएं होती हैं या फिर रोज़मर्रा की भी इच्छाएं हो सकती हैं। फिर उसके बाद आदर्श, उनके फैमिली के अकॉर्डिंग आदर्श उनके होते हैं, आप संस्कार कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे फैमिली पर डिपेंड होती हैं और इच्छाएं हम पर खुद होती हैं जो हमारे अंदर व्यक्त होती हैं इच्छाएं। फिर उसके बाद आता है स्कूल पाठ्यक्रम। स्कूल का माहौल जैसा होगा वहाँ की शिक्षा प्रणाली भी वैसी ही पाई जाती है। फिर आता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण में बच्चा जिस माहौल में जीता है तथा वह अपने वातावरण को परिपूर्ण रूप से सीखता है, अपनी संस्कृति के अनुसार ही कार्य करता है तथा अपनी संस्कृति के तौर तरीके सारे सीखता है। फिर व्यवसाय, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर बुद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। फिर इच्छाएं आदर्श भी बदलते हैं। स्कूल में पाठ्यक्रम जिस चीज़ों को सीख कर वह सांस्कृतिक विरासत संभालता है, फिर उसके बाद वह व्यवसाय में भी अपना पूर्ण योगदान देता है तथा अपने घर के तथा पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी वह सक्षम हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रुचि उत्पन्न करना या रुचियों का शैक्षिक महत्व। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है उचित उद्देश्यों का निर्धारण, यानी सही दिशा में जाना अपने फ्यूचर की और अपने उद्देश्यों को सोच कर समझ कर तथा उन उद्देश्यों को पूरा भी करना होता है। फिर सेकंड है उचित शिक्षण विधियों का चयन। अपने करियर को डेवलप करने के लिए सही स्टेप्स का चुनाव करना अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री का प्रयोग। हमारे पास पूर्ण रूप से अवेलेबल सामग्रियाँ होनी चाहिए जिनका हम सही रूप से प्रयोग कर पाएँ। फिर आता है हमारा अध्यापक का व्यक्तित्व। हमारे अध्यापक के नेचर में काफ़ी हमारे अकॉर्डिंग बच्चे के अकॉर्डिंग ही नेचर होने चाहिए। अध्यापक परिपूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व में कोई बदलाव या फिर बेकार की भावनाएं ना उत्पन्न होती हों, ऐसे अध्यापक का चुनाव करना अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। अधिकतम अनुभवों का उचित चयन। आगे चलकर अधिगम यानी शिक्षा के क्षेत्र में टीचर को उचित अनुभवों का ज्ञान होना जरूरी है तथा अपने शिक्षकों को छात्र छात्राओं को सही ज्ञान देना भी आना चाहिए ताकि वह उनके द्वारा सीखे गए अनुभवों को सीखकर वह अपने फ्यूचर में अपने अनुभवों का सही ढंग से चयन कर सकें। फिर आता है हमारा
उचित वातावरण की व्यवस्था। वातावरण भी उचित होना चाहिए जिसके अनुकूल ही बच्चे अपने फ्यूचर का चयन कर सके तथा अपनी फ्यूचर करियर को बढ़ावा दे सकें। फिर आता है हमारा विभिन्न प्रवृत्तियों का प्रयोग, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों के पास विभिन्न प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए ताकि वे उनमें से कुछ बेस्ट चुनकर अपने लिए बेस्ट लाइन चुन सकें या बेस्ट करियर ऑप्शन चुन सकें। फिर उसके बाद आता है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से संबंध करना, मतलब नए ज्ञान और पुराने ज्ञान दोनों का तालमेल बराबर होना चाहिए तथा उनमें अंतर करना भी आना चाहिए। फिर आता है विविधता और नवीनता, यानी नवीनता यानी अध्यापक किसी भी पाठ को एक ही बार समझाए, ना कि उसे बार बार। इससे बच्चों में दुर्भावनाएं पैदा होती हैं, इसलिए अध्यापक को किसी भी लेसन के बारे में सिर्फ एक बार और एक ही धारणा रखनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा पार्ट 4 रुचि से संबंधित। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं और इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लेना और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू।